नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, चुनावी साल में राजनीतिक दलों के चंदे का भांडा फूट गया। चुनावी चंदे को लेकर अब नए नए खुलासे रोज हो रहे हैं। एक एक करके जानकारियां पूरे देश के दुनिया के सामने आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद भारतीय स्टेट बैंक ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा चुनाव आयोग को सौंपा, जिसके बाद चुनाव आयोग ने इससे जुड़ी जानकारी को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। अब किस कंपनी ने कितना चंदा किस पार्टी को दिया, यह ब्यौरा सबके सामने है। किस पार्टी को कितना चंदा मिला, यह भी जानकारी सबके सामने है। हालांकि इस डेटा में एसबीआई ने यूनिक नंबर का खुलासा नहीं किया, जिसके बाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से क्या कहा और इस डेटा से आखिर क्या है, इस डेटा में क्या है, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए अब कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। चुनाव आयोग की ओर से दी गई जानकारी में सामने आया कि बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियों में कई कंपनियों पर ईडी और आईटी की रेड पड़ चुकी है, छापेमारी हो चुकी है। और 3 कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड उस वक्त खरीदे गए जब उस कंपनी पर ईडी और आईटी की जांच चल रही थी। और इस खुलासे के बाद चुनावी साल में विपक्ष को इलेक्टोरल बॉन्ड का बड़ा हथियार का एक शिगुफा मिल गया। अब इस सियासी लड़ाई में यह हथियार बनकर लगातार विपक्ष सरकार विपक्ष पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगा रही है और इसे सबसे बड़ा भ्रष्टाचार बता रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर विपक्ष पहले भी सरकार पर हमलावर थी और इस फैसले के बाद से विपक्ष सरकार को इस मुद्दे पर घेरने का प्लान बना रहा है। क्या है ये प्लान, ये आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। बॉन्ड का मतलब एक तरह का नोट, मगर ये नोट सीधा नहीं, किसी गिफ्ट वाउचर जैसा है। सरकार हर साल 4 बार यानी जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर में 10 दिनों में 10 दिनों के लिए बॉन्ड को जारी करती है, जिसके बाद चंदा देने वाले अलग अलग रकम के बॉन्ड ले सकते हैं। मगर इसमें एक पेच फंसा है। बॉन्ड भुना रही पार्टियों को ये नहीं बताना होगा कि उनके पास ये बॉन्ड आया कहां से। चंदे की इसी पर्देदारी को देखते हुए एडीआर ने साल 2017 में इस स्कीम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद ये पूरा बवाल शुरू हो गया और अब इस पर पर्दा हर दिन उठ रहा है। लेकिन ये जानना बेहद जरूरी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड आखिर है क्या और इसमें किस किस्म की खामी की वजह से सुप्रीम कोर्ट इस पर सख्त हो गया है। यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, समझाने, दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इलेक्टोरल बॉन्ड को जिन बाहर निकल आया, जिसके बाद सियासी बवाल शुरू हो गया। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद आखिरकार एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड को पूरा ब्यौरा देना पड़ा और चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। वेबसाइट पर 763 पेजों की 2 लिस्ट अपलोड की गई। एक लिस्ट में बॉन्ड खरीदने वालों की जानकारी है और दूसरी लिस्ट में राजनीतिक दलों को मिले बॉन्ड की डिटेल्स है। वेबसाइट पर ये 763 पेजों की जो 2 लिस्ट आपके सामने दिखा रहा हूं, एक लिस्ट में बॉन्ड खरीदने वालों की जानकारी
और दूसरी लिस्ट में राजनीतिक दलों को मिले बॉन्ड की डिटेल्स है। हालांकि एसबीआई ने यूनिक अल्फा न्यूमेरियम नंबर्स का खुलासा नहीं किया है, जिसके बाद एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाई है और देश की सबसे बड़ी अदालत ने बैंक से पूछा है कि बॉन्ड नंबर का खुलासा क्यों नहीं किया, बैंक ने अल्फा न्यूमेरिकल नंबर क्यों नहीं बताया। अदालत ने एसबीआई को बॉन्ड नंबर का खुलासा करने का आदेश भी दिया है और अदालत का आदेश है, यानी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सील कवर में रखा गया डेटा चुनाव आयोग को दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बॉन्ड खरीदने और भुनाने की तारीख बतानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि बॉन्ड नंबरों से पता चल सकेगा कि दान देने वालों ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको कानून की जानकारी इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहते हैं, मैं प्रशांत भूषण कपिल सिब्बल को सुनवाना चाहता, सुन लीजिए आप। कोर्ट ने खुद ये इशू रेज किया कि स्टेट बैंक ने जो इंफॉर्मेशन दी उसमें जो बॉन्ड नंबर्स हैं जो हर एक जने ने खरीदे और जिस पार्टी ने वो बॉन्ड रिडीम करे उनके बॉन्ड नंबर्स नहीं दिए हैं। तो वो कुछ ऑर्डर पास करने जा रहे थे, लेकिन सॉलिसिटर जनरल ने बोला कि भाई स्टेट बैंक तो अभी है नहीं, वो पार्टी है नहीं, तो इसलिए उनको नोटिस इशू करे बगैर आप ऑर्डर मत पास करिए। तो उन्होंने स्टेट बैंक को नोटिस दिया है मंडे के लिए और मंडे को इसकी सुनवाई होगी कि स्टेट बैंक ने बॉन्ड नंबर्स क्यों नहीं बताए, परचेजर के भी और जिसने वो रिडीम करे हैं उनके भी। कि या ना तो सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी ना ईडी इन्वेस्टिगेट करेगी, तो अब जिम्मेदारी कोर्ट पे है। कोर्ट क्या करती है? कोर्ट को एक जैसे 2G में एक एसआईटी बनानी चाहिए और खुद नियुक्ति करनी चाहिए लोगों की उस एसआईटी में। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने से जुड़े केस में एसबीआई की याचिका पर 11 मार्च को सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने एसबीआई से 12 मार्च तक डिटेल्स देने और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 15 मार्च तक वेबसाइट पर पब्लिश करने के लिए कहा था। इसके अलावा 30 जून तक का वक्त देने की एसबीआई की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने तब भी एसबीआई को फटकार लगाई थी, तब जाकर एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड का ब्यौरा दिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यूनिक कोड शेयर नहीं किया। इसी यूनिक नंबर को मैचिंग कोड कहा जाता है और इस नंबर से पता चलता है कि आखिर कोई खास बॉन्ड किसने खरीदी है और कितने में किसके लिए खरीदी है। मतलब अगर यूनिक नंबर हाथ लग जाए तो ये पता चल जाएगा कि किस कंपनी, किस संस्था या किस शख्स ने किस राजनीतिक दल को कितना चंदा दिया है। अभी एसबीआई ने जो जानकारियां चुनाव आयोग को दी हैं, उससे यह पता नहीं चल पा रहा है कि किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया है, लेकिन अभी बस इतना पता चल पाया है कि किस कंपनी ने कितनी कीमत से इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीदे हैं और किस किस पार्टी को इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के कितने पैसे मिले हैं। एसबीआई ने इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो डेटा जारी किया है उसके मुताबिक 1 अप्रैल 2019 से लेकर 15 फरवरी 2024 के बीच 12.156 करोड़ रुपए का राजनीतिक चंदा दिया गया। 763 पेज की जो जानकारी एसबीआई ने दी है सुप्रीम को, अब वो जान लीजिए कि उसकी सबसे खास बात क्या है, जिस पर बहुत ज्यादा बवाल भी मचा हुआ है। 15 फरवरी तक जो बॉन्ड भुनाए गए उसके हिसाब से सिर्फ 5 पार्टियों को मिला है पैसा, 85.6% पैसा मिला है। बाकी सभी राजनीतिक पार्टियों को मिला दें तो 14.4% पैसा दूसरे दलों को मिला है, यानी राजनीतिक पार्टियों को मिला है। अब इस 5 पार्टियों में किस पार्टी को कितना चंदा मिला है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जरा देख लीजिए आपकी स्क्रीन के जरिए। इसमें नंबर 1 पर भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को कुल बॉन्ड का 47% हिस्सा मिला है और यह आंकड़ा होता है 6061 करोड़ रुपए।
बॉन्ड से दूसरी बड़ी रकम हासिल करने वाली पार्टी है टीएमसी, जिसे 12.6% हिस्सा मिला है। यानी टीएमसी को 1610 करोड़ रुपए मिले हैं। और तीसरे नंबर पर है कांग्रेस, जिसके खाते में 11% रकम आई है, यानी 1422 करोड़ कांग्रेस पार्टी को मिले हैं। चौथे नंबर पर केसीआर की वीआरएस, उसको 9.5% हिस्सा मिला है, यानी 1215 करोड़ रुपए उसको मिले हैं। और पांचवें नंबर पर है बीजू जनता दल, बीजेडी को बॉन्ड का 6% मिला है, यानी 776 करोड़ रुपए हासिल हुए हैं। यह मोटी मोटी एक रकम है जो मैंने आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताई है। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि कौन कौन सी कंपनियों ने बॉन्ड के तौर पर सियासी चंदा दिया है, तो वो भी मैं आपको समझाना चाहता हूं, जरा समझ लीजिए आप। इसमें पहला नाम है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज का, जिसने कुल 1368 करोड़ के बॉन्ड खरीदे थे। दूसरे नंबर पर है मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का, इसकी कंपनी ने 966 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। और तीसरे नंबर पर है क्विक सप्लाई प्राइवेट लिमिटेड का, जिसने 410 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। चौथे नंबर पर वेदांता लिमिटेड है, जिसने 400 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। और पांचवें नंबर पर है हल्दिया एनर्जी लिमिटेड। इन कंपनियों ने 377 करोड़ के बॉन्ड खरीदे हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो एसबीआई ने जानकारी चुनाव आयोग को सौंपी है, उसके आधार पर यह पता चलता है कि कुल 22,217 बॉन्ड खरीदे गए। इनमें से 22,030 बॉन्ड को भुनाया गया। अभी कई और ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब मिलने बाकी हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाई है और पूरी जानकारी सार्वजनिक करने को कहा है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर चुनाव आयोग की ओर से दी गई जानकारी में यह सामने आया है कि कई कंपनियों पर सीबीआई, ईडी और आईटी की रेड पड़ चुकी है। इनमें से भी 3 कंपनियों ने जांच एजेंसी की कार्रवाई के दौरान इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे। इनमें से फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का नाम है, जिसमें सबसे ज्यादा बॉन्ड खरीदे हैं। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, माइनिंग कंपनी वेदांता का नाम शामिल है, जिसने ईडी और आईटी की रेड पड़ने के बाद ये बॉन्ड खरीदे। इस डेटा के सार्वजनिक होने के बाद चुनाव से पहले विपक्ष को एक बड़ा चुनावी हथियार मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कांग्रेस से लेकर पूरा विपक्ष इस वक्त खुश है। चुनावी मौसम में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है और अब विपक्ष इसे सबसे बड़ा घोटाला बता रहा है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए कांग्रेस नेता जयराम रमेश, शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे के जो संजय राउत है उनको सुनवाना चाहता हूं, सीताराम येचुरी को भी सुनवाना था। सुन लीजिए ये विपक्ष के नेता क्या कुछ कह रहे हैं। किस तरीके से ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का दुरुपयोग किया गया है। 60% इलेक्ट्रल बॉन्ड सिर्फ बीजेपी को गए हैं, 60%, 60% बीजेपी को गया है। और मैंने दिखाया है इस विश्लेषण के द्वारा कि किस तरह से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया है और जिन्होंने चंदा दिया है उनको कहां से कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं। हाईवे के कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, टनल के धंधे मिले हैं और कोई प्रोजेक्ट मिला है। तो ये सब मिली भगत है। ऐसी बहुत कंपनियां हैं जिसके ऊपर ईडी, सीबीआई ने रेड्स की है, एक्शन ली है और उनका पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से राजनीतिक दलों के खाते में जाता है, खास करके जो सत्ताधारी है उनके खाते में जाता है। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा स्रोत कोई होगा तो प्रधानमंत्री कार्यालय, पीएम केयर फंड, यही लोगों ने पैसा दिया है, इसलिए तो नाम नहीं सामने दे रही है। सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करके उनको जो है कंपनियों के ऊपर रेड करवा के इस तरीके से उनसे इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीदवाना और वो पैसा उनके पास अगर जमा हुआ तो उसके बाद मैं आपको यह बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कांग्रेस, आरजेडी और समाजवादी पार्टी से लेकर
तमाम विपक्षी दलों पर परिवारवाद भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे हैं। लगातार चुनावी रैलियों में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी से लेकर दूसरे दलों को घेरते रहे हैं। हर चुनावी मंच से पीएम मोदी भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हैं और जब विपक्ष चुनाव बॉन्ड को लेकर सरकार को घेरने में लगा है तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार भी विपक्ष के भ्रष्टाचार वार नहीं। तमिलनाडु में प्रधानमंत्री ने 2G को लेकर कांग्रेस और डीएमके को घेरा। मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनवाना चाहता हूं कि तमिलनाडु से वो किस तरीके से दोनों ही पार्टियों पर निशाना साधा। डीएमके और कांग्रेस का इंडी अलायंस कभी भी तमिलनाडु को विकसित नहीं बना सकता। इन लोगों की हिस्ट्री घोटालों की है। इन लोगों की राजनीति का आधार लोगों को लूटने के लिए सत्ता में आना है। एक तरफ बीजेपी की कल्याणकारी स्कीम होती है, दूसरी तरफ इनके करोड़ों के स्कैम होते। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार वाले बयान पर प्रहार करने से बचने के लिए विपक्ष चुनावी बॉन्ड को लेकर अपने ढाल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है। विपक्ष के नेताओं के पास चुनावी मौसम में चुनावी बॉन्ड का मुद्दा संजीवनी बन गया है। इसके जरिए अब विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही है। इसे अब तक का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार भी बता रही है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि साल 2017 में केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को स्कीम की घोषणा की थी। इसमें 29 जनवरी साल 2018 को कानूनी तौर से लागू किया गया था। सरकार का कहना था कि चुनावी चंदे में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए इस स्कीम को लाया गया है। एसबीआई की 29 ब्रांचों से अलग अलग रकम के इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए जाते और ये रकम 1000 से लेकर 1 करोड़ रुपए तक। इसे कोई भी खरीद सकता था, अपनी पसंद की राजनीतिक पार्टी को दे सकता था और इस स्कीम को लागू करते वक्त केंद्र सरकार ने तर्क दिया था कि पार्टियों को चंदा देने की जो नगद व्यवस्था है उससे काले धन को बढ़ावा मिल रहा है, इसीलिए इलेक्टोरल बॉन्ड की सुविधा शुरू की गई थी। हालांकि उस वक्त भी कई विपक्षी दलों के नेताओं ने इसका जमकर विरोध किया था। इस बॉन्ड के खिलाफ साल 2019 में ही एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर ने याचिका दाखिल की थी और इस याचिका में बॉन्ड के सिस्टम पर बैन लगाने की मांग की थी। और उस वक्त याचिका दायर करते हुए एडीआर का यह कहना था कि यह बॉन्ड चुनावी सुधार की दिशा में गलत कदम है, जिसके बाद से मामला सुप्रीम कोर्ट में 4 सालों तक पेंडिंग रहा। 4 साल के बाद 2023 के नवंबर महीने में इस पर संवैधानिक बेंच ने सुनवाई शुरू कर दी और इस बेंच के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस वीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला ने और जस्टिस मनोज मिश्रा इसमें शामिल हुए। कोर्ट ने 2 नवंबर 2023 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और सुनवाई पूरे करने के 105 दिन बाद यानी 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने इस बॉन्ड को असंवैधानिक करार दे दिया है। ऐसे में समझना बेहद जरूरी है कि चुनाव बॉन्ड आखिर क्या है, वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। चुनाव बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को चंदा दिया जाता है और कोई भी भारतीय नागरिक या कंपनी या कारोबारी कॉरपोरेशन चुनावी बॉन्ड खरीद सकते हैं। योजना के जरिए अधिकृत बैंक एसबीआई को बनाया गया था और यही बैंक बॉन्ड जारी करता है। एसबीआई के अधिकृत बैंक से चुनावी बॉन्ड खरीदने की व्यवस्था की गई थी। 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ तक के बॉन्ड खरीद सकते थे। राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड जारी होने से 15 दिनों के भीतर इन कैश कराना होता था। बॉन्ड के जरिए चंदा देने वाले डोनर का नाम और दूसरी जानकारी दर्ज नहीं की जाती थी। इस प्रकार दानकर्ता
उसका नाम बेहद गोपनीय होता था। यानी इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किस राजनीतिक पार्टी को कितना चंदा मिल रहा है, वो कौन लोग हैं जो पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दे रहे हैं और बदले में अपना काम करवा रहे हैं। ये पारदर्शिता नहीं है, ये स्कीम आपत्तिजनक है। योजना साफ स्पष्ट होनी चाहिए और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे खत्म कर दिया है और चुनाव में यह मुद्दा बहुत जोर शोर से उठने वाला है। कुछ दिनों में बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि चुनावी मौसम चल रहा है और यह मुद्दा हर दिन बहुत तेजी से बाहर निकलता है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।